हेलो गाइस, तो हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा B04 कोड है, यानी कि जो कोर्स का नाम है वो मतलब पेपर जो हुआ है वो हुआ है हमारा BBA और BCom के लिए 2024-25 का जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस पेपर है। तो हम इसको अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस between the person occupying a superior and subordinate position in the organizational hierarchy is known as तो जो अपना आंसर होगा वो वर्टिकल कम्युनिकेशन इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये दी थी एम सी जॉर्जर ने दी थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द मीनिंग एंड enterprises आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल विच करेक्टराइज ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाई दिस स्टेटमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा, द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट इज ऑल, ठीक है, परवेज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सी पार्ट, प्लानिंग इज जो प्रिस्क्रिप्टिव होता है और जो अपना एंड कंट्रोलिंग जो होता है वो होता है इवेल्युएटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ कंट्रोलिंग, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का प्लानिंग, ओके। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होगा वो राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो 7 नंबर का फर्स्ट होगा, ट्रेनिंग, ठीक है, इज़ कंसर्न विद द मेंटेनिंग एंड द इम्प्रूविंग द करंट जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं। और बहुत इस बार देखिए जामिया ने अपना BBA BCom का सिलेबस चेंज किया है, तो इजी एग्ज़ाम आया है। बट ये इजी आने के साथ साथ क्योंकि डायनेमिक है बहुत ज़्यादा। देखिए ये ऐसे कभी क्वेश्चन जामिया ने कभी दिए नहीं हैं, स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाए हैं इस एग्ज़ाम को, बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसकी कट ऑफ तो कम जाएगी, एज वेल एज कम का मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, लेकिन कम जाएगी, ठीक है। एज वेल एज पता है क्या होगा, ये चीज़ तो आप थोड़ा सा देखें, कोई अगर सोचने वाला था थोड़ा सा तो ईजिली इनको कर सकता था। CSR के बारे में पूछा गया है, तो प्रॉफिट पीपल्स एंड प्लैनेट कम्स अंडर द विच थ्योरी। देखो हर कंपनी जो बड़ी कंपनी होती है उसको अपने टोटल प्रॉफिट में से CSR निकालना पड़ता था, उसका भी एक क्राइटेरिया है, उसके हम बाद में बात करेंगे जब कभी पढ़ेंगे इन सबको। और CSR इसका नाम होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी के अंडर कस्टडी में CSR फंड आता है। इसमें उसके कुछ हिस्सा निकाल के अपने प्रॉफिट का किसी न किसी पब्लिक वेलफेयर में लगाना पड़ता है, बस इतना आप समझ लें, ठीक है। ESOP जो फुल फॉर्म है इसकी, वो जो फुल फॉर्म होगी वो होगी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जनरली बात करता है ये, सैचुरेशन पॉइंट कम इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो ये सैचुरेशन पॉइंट कब आता है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आता है, ठीक है, या लास्ट साइकिल में आएगा बिल्कुल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो जो इसका सही आंसर होगा 11 का डी पार्ट होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। द ग्रुप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट that collectively facilitate
interaction between the investor and the issue is known as issuers is known as। तो इसका 12 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर्स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें, व्हेन एन इशूअर मेकर एन इशू of security to a select group of a person and which is the neither a right issue nor a public issue is called। तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का IPO इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करें, इन्वेस्टर्स आर फ्री टू बाई अ सेल मेंबर ऑफ यूनिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अब ये कर सकते हैं इन्वेस्टर ओपन मार्केट ऑपरेशन में, जो ओपन एंडेड होते हैं ना, उनमें ये सब कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज प्राइमर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो देखो बेटा, जो इंडिया का प्राइमर एक्सपोर्ट फाइनेंस एग्जिम बैंक है, ठीक है, ऐसे IDBI अलग है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। RBI अलग चीज़ करता है, SBI। हम जब ये पढ़ेंगे अपने उसमें, अगर आप चाहते हैं ना कि आप मेरे साथ ज्वाइन होकर के जामिया में एडमिशन ले सके, तो आप तब हम इसको बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। हमने वैसे इसको कवर किया हुआ है अपने स्टूडेंट्स के साथ में। द कॉन्सेप्ट दैट द वैल्यू ऑफ रुपीज़ टू बी रिसीव इन अ फ्यूचर in less than the value of rupees on the hand today is known as। तो इसका आंसर जो सही होगा 16 का क्वेश्चन नंबर सी होगा, टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विथ लिटिल एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का एक्सपोर्टिंग इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ IMF का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का तो मेंटेन करके रखता है ये एक्सचेंज रेट को। ठीक है, ये है, बाकी और इसका कोई मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रिप्स है ये बेटा, देखो WTO के अंदर कस्टडी में कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। टोटल 6 टाइप के ये जो एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं। ट्रिप्स होता है, ट्रिम्स होता है, ठीक है, और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कई सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो ये सब हैं, टोटल 6 एग्रीमेंट हैं ये। ट्रिप्स, ट्रिम तो कई टाइप के हैं, ये हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। तो क्या है एलिमेंट इसका? 20 का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तो ये होगा कॉम्पिटिटर। ठीक है। द मैक्रो इन्वायरमेंट विच स्टडीज चेंज इन फ्यूचर्स ऑफ पॉपुलेशन इज। तो इसका सही आंसर होगा, द राइट आंसर इज 21 का ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। द आइडेंटिफिकेशन and the profiling of distinct group of buyer who might prefer the require varying product and the service mixes is known as। तो इसका सही जो आंसर होगा 22 का ए पार्ट, तो ये होगा अपना सिगमेंटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दैट अलाउज द कंपनी टू discover who its target market are and the what they need or want। ठीक है। It is also enable the company to respond the appropriately and quickly to different customer opportunity। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का ए पार्ट राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखेंगे। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका राइट आंसर होगा। फॉर्म द फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट कौन सा होगा इनमें से? 24 का सी पार्ट इनकरेक्ट होगा। द सेंट्रल एम
of marketing is to make profit even the customer is not satisfied. Okay. Question number 25 है the consumer has right to get relief in the case of defective goods or deficient service as per. तो इसमें से उनके पास कौन सा राइट है, इसको आप याद रखेंगे. 25 का डी पार्ट है राइट टू सीक रेडरेजल. ठीक है. मिक्स इकोनॉमी क्या होती है बेटा? 3 टाइप की इकोनॉमी होती है. जनरली हमारी क्या होगी, जो कैपिटलिस्ट होगी, सोशलिस्ट होगी, इन दोनों की, यानी कि पब्लिक, ऐसे समझ लें आप कि एक होगी पब्लिक इकोनॉमी, एक होगी प्राइवेट इकोनॉमी. ठीक है. और इन दोनों का जो मिक्स फॉर्म होगा वो होगा मिक्स इकोनॉमी. मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक प्लेयर तो लेते ही लेते हैं फैसले, एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर भी लेते हैं. ठीक है. 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व बाई द गवर्नमेंट एंड मार्केट. दोनों की दोनों करती हैं इसमें. ठीक है. दोनों का इंटरवेंशन. इंडिया इसका एक एग्जांपल है. ठीक है. नीति आयोग किसको रिप्लेस करके 2015 में आया था? ये आया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके. ठीक है. द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरेटिंग सेक्टर जो है इन द केस ऑफ इंडिया, तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है. ऑलमोस्ट 50% ऑफ पॉपुलेशन आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है. ज़्यादा ही मान लीजिए आप. ड्यू टू रूरलाइजेशन अब बढ़ा है कोविड के बाद से. रूरलाइजेशन क्या होता है? पहले था अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, लोग गांव से शहर की तरफ आते थे, बट अब लोग बहुत ज़्यादा गांव में पहुंच चुके हैं कोविड के बाद से. ठीक है. तो ये रूरलाइजेशन कहलाते हैं इसको. तो इसकी वजह से प्राइमरी जो सेक्टर था उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है. ठीक है. बट जीडीपी में सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किसी का है तो सबसे ज़्यादा है टर्सरी सेक्टर का. ठीक है. आज इंडिया में सर्विस सेक्टर भी हम इसको कहते हैं. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. 29 का हु इम्प्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया. तो भाई कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो आरबीआई करता है. ठीक है. आरबीआई की एमपीसी जो कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट से होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, तो वही करती है इसको. ठीक है. विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. ये नहीं होता. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन कौन होता है? वो आरबीआई होता है. ठीक है. कोई भी कमर्शियल बैंक ऐसा काम नहीं कर सकता. द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई, बहुत क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है. मुंबई में हेड ऑफिस है इसका. विच वन इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी का कौन सी चीज़ कंपोनेंट नहीं है? तो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो फिजिकल पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है. ठीक है. आगे हम देखेंगे. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ द बजट डेफिसिट. तो बजट डेफिसिट की जो डेफिनेशन होती है बजट का, जनरली जो डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट्स. तो ये होती है बजट की डेफिनेशन, बजट डेफिसिट की डेफिनेशन, सॉरी बजट की नहीं, बजट डेफिसिट की. ठीक है. 34 क्वेश्चन नंबर है टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991. ठीक है. इन इंडियन रुपीज़. देखो जब 1991 का बैलेंस ऑफ क्राइसिस करा गया था सॉल्व, तो इंडियन रुपीज़ का डीवैल्यूएशन कर दिया गया था. तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट. 34 का जो 34 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो डी पार्ट होगा. 35 का क्या है? द फर्स्ट ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. तो वो ये IFCI था. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वेशन इज इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट इक्वेशन क्या है? देखो इसकी रियल फॉर्मूला ये है, इसके अकॉर्डिंग अगर तुम सब कुछ निकालोगे तो 36 का जो रियल आंसर निकलेगा, जो इनकरेक्ट होगा, वो ये फॉर्मूला होगा. ठीक है. इसको आप याद रखिएगा. 37 की बात करें which under the which method the book value of the depreciable asset does not become zero at the end of the useful life. तो आंसर इसका क्या होगा 37 का?
सी पाथ होगा रिटन डाउन, ठीक है, रिटन डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनमें से कौन पार्ट नहीं होता है इन ऑप्शंस में से 38 में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं होते हैं, बाकी सब होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लासीफाई एज करेंटली लाइबिलिटी, तो इसका सही आंसर क्या होगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, व्हाट इज़ द करेक्ट फ्लो ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट एज पर द अकाउंटिंग साइकिल, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, इसको आप देख लेंगे पूरा साइकिल इसमें दिखाया हुआ है, कौन कौन से स्टेप होते हैं उसमें ये सब होते हैं। तो सबसे पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है। अगर आपको दो भी इनमें से पता थे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टेकल कर सकते थे, ठीक है। फर्स्ट भी याद रख लिया आपने, फर्स्ट पहले दो तो आप कर सकते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वेशन इज करेक्टली कैलकुलेटेड द लिक्विड एसिड, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना 41 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बारे में बात करते हैं। तो ये एन अकाउंट्स ऑपरेट टू असर्शन द लॉस और गेन एट द डेथ ऑफ द पार्टनर इज कॉल्ड, तो ये क्या होगा जनरली 42 का जो ऑप्शन है, मतलब आंसर है 42 का जनरली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। इसका आगे बात करते हैं। 43 क्या हो कहता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो ये जो आंसर होगा 43 का तो वो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन अ फर्म जॉन कैपिटल बीइंग 40,000 एंड हैरी 60,000, ठीक है। माइकल परचेज द जॉन इंटरेस्ट फॉर रिज 50,000, द अमाउंट ऑफ द गुडविल पेड टू जॉन, तो ये 10,000 रुपीज़ पे करेगा, ठीक है। 45 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट द रिवील्ड बाई अ कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तो क्या नहीं रिवील किया जाता है कंपनी के ज़रिए, तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तो ठीक है। जो वेदर द कंपनी हैज़ द एक्सीड ओवरड्राफ्ट लिमिट ड्यूरिंग द ईयर, ये चीज़ नहीं की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, स्टैंडर्ड इशूज़ बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नोन एज, तो इनको जो स्टैंडर्ड इशू करे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, IASB के ज़रिए जो स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं उनको बोला जाता है IFRS, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ओके। 47 की बात करते हैं। द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कैपिटल इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट, तो आंसर क्या होगा 47 का ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व कैपिटल इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द कंसोलिडेशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, तो इसका आंसर होगा जनरली जो फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं उनको हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर गुड्स परचेज ऑन कैश फ्रॉम ABC लिमिटेड, तो ये जनरली एक फार्मूला होगा जो दिखाएगा कि कैसे एक कंपनी है जो परचेज गुड्स करती है, तो उसके लिए दिखाएगा। 49 की अगर बात करें तो ए नंबर का इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। PE रेशियो जो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या इंडिकेट करता है, PE रेशियो 40 जो 50 नंबर क्वेश्चन होगा, ये रेशियो कहता है रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस पर कैपिटल शेयर एंड द अर्निंग पर ठीक है, पर इक्विटी शेयर, ओके ओके। तो 51 नंबर देखें क्वेश्चन को हम,
ये देखो मीडियन पूछा है यार सीरीज़ का एक टाइप से, तो यार मीडियन इसका आप निकाल लेना, बहुत आसान है, ठीक है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, 4 निकलेगा ही। 52 पर देखते हैं हम जा कर के। देखो इसमें बात करी जा रही है जो रमित है उसने एक इवेंट अटेंड करना है। अगर रमित एक टाइप से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इफ़ रमित अटेंड इवेंट देन द राहुल, हर्षित एंड विनीत विल ऑल्सो अटेंड द इवेंट। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रू होगा इसका। 53 की बात करेंगे, चूज़ द नंबर पेयर विच इज़ डिफरेंट। तो डिफरेंट पेयर की बात कर रहा है, तो इसमें क्यूब है, देखो 7 का क्यूब 343 होता है, 9 का क्यूब 243 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग टर्म होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 9 का जो क्यू होता है वो 243 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग टर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये सब सही है बिल्कुल। 54 के बाद विच ऑफ द विच लेटर इज़ द वर्ड, ये वर्ड है तो ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन इट डज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सिंपल सी बात समझो, इसमें ना थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा था ये क्वेश्चन, तो अब आप देख लेना इसका जामिया क्या आंसर मानता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी वैसे इसका आंसर ई होगा, बट देख लेना तब भी इसका जामिया क्या मानता है, एक दो में डिस्प्यूट रहता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज़ द नेक्स्ट नंबर बट पूछ रहा है आपसे चूज़ करने को, तो 55 का जो आंसर होगा 289, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ये क्या है सीरीज़, पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, ऑल मतलब जो प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर है। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर जो होगा, 13 के बाद 17 का जो स्क्वायर होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 289 ही होता है 17 का स्क्वायर। 56 की बात करें, इफ़ ब्लू मीन्स ग्रीन, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ग्रीन मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स वाइट, वाइट मीन्स पिंक एंड पिंक मीन्स रेड। तो ठीक है, एंड रेड जो रेड मीन्स है वो ऑरेंज है। तो देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कलर क्या है, वैसे तो जनरली रेड होता है, बट आंसर क्या होगा इसका 56 का जो आंसर होगा पिंक होगा, जस्ट बिकॉज पिंक मीन्स रेड है, ठीक है, इसको आप याद रखें। अ क्लास ऑफ बॉय स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, एक जनरली बॉय खड़े हुए एक लाइन में क्लास के। तो वन बॉय इज़ 19 इन द ऑर्डर ऑफ बोथ एंड्स, यानी कि दोनों साइड से उसकी पोजीशन 19 है। हाउ मैनी बॉयज़ इन द क्लास, तो 19 और 18 अगर हम ऐड कर देंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा जनरली जो हमें मिलेगा इसका आंसर 37 इसका आंसर मिलेगा, ओके। तो आप याद रखेंगे इसको। इन क्लास 42 स्टूडेंट महेश रैंक 16 फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज़ द रैंक फ्रॉम द टॉप। तो महेश की जो रैंक होगी अब आप निकाल लीजिएगा, मैंने इसका ऑप्शन सी है 27 होगी उसकी रैंक। 59 नंबर की बात करें तो हम इस पर बात करेंगे, मोहन इज़ फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है, ही टर्न टू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड 20 मीटर अगेन रन, मतलब दोबारा फिर चलता है, फिर 40 मीटर वो क्लॉकवाइज मूव करता है और 20 मीटर अगेन चलता है। तो अब वो किस डायरेक्शन में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 57 का, सॉरी 59 का सही आंसर होगा डी पार्ट, इट मीन्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। इफ़ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, एयर को हम ग्रीन कहते हैं, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पिंक। तो सो द कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर ग्रीन होता है, बट ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ओके। तो इसका जो आंसर होगा रेड इज़ द राइट आंसर।
इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ वर्ड इन अरेंज, तो हम इसके जो लेटर हैं अरेंज कर सकते हैं 6 के फैक्टोरियल जनरली। तो राइट आंसर इसका होगा 61 का ऑप्शन नंबर सी। 62 की बात करें, आ बैग कंटेन्स 6 एग्स, तो जनरली एक बैग में 6 एग्स हैं और 8 पोटैटोज़ हैं, तो उनको आपको रैंडम चूज़ करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्टिकल डोंट द पोटैटो, तो आंसर इसका होगा 1/8। ओके, 62 का जो आंसर होगा वो मैंने बता दिया। आगे चलते 63 का। द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियम एंड मोड, तो रिलेशनशिप क्या होता है इनमें, ये होता है। और ये देखिए जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व करके निकाल सकते थे। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, इसका रिलेशनशिप पता है, तो आप इसी से निकाल देंगे वो। तो आंसर इसका क्या आएगा, जस्ट बाद वाले क्वेश्चन का 64 का डी पार्ट आंसर इसका आने वाला था 30। the value of coefficient of correlation lies between, तो ये होगा -1 to 1 and 1, -1 and 1। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 69। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्राइमरी डेटा बोला जाता है। When the researchers wants to compare more than two group difference will be used, तो ये जनरली किया जाता है। 67 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, एनोवा में एनोवा होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी पार्ट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीडियन एंड मोड इज कॉल्ड, तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, 670 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वही होते हैं जो कहीं ना कहीं डेटा वगैरह को कैलकुलेट करने में काम आते हैं। तो टैली है, MS ऑफिस है, अकाउंटिंग है, और ये सब और इसके अलावा जो अपना जनरली बिजी होता है, ये भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बस बेस बुक नहीं है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। CPU की बात कर रहा है, डज नॉट इंक्लूड, CPU में क्या आउटपुट यूनिट इंक्लूड नहीं होता, बाकी ALU और CU और मेमोरी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इन डिजिटल इमेजिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो इसमें बेटा पिक्सल यूज़ की जाती है। ओके, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी पिक्सल्स में ही होती हैं। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ICT, तो ICT का बेनिफिट क्या नहीं है, ICT का इट इज़, ठीक है, इट हेल्प टू एक्वायरिंग इनफॉर्मल, ठीक है सर, सॉरी ये नहीं है इसका ICT का। इट हेल्प द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, ये सारी है ह्यूमन, ऐसा नहीं है कि सारी एक्टिविटीज़ कर लेती है, कुछ ही कर पाती है परफॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्राइमरी स्टोरेज इज रिफर्ड टू एज द बिकॉज it is possible to randomly select and use any location of the memory directly to store and receive data, तो ये किसका काम होता है, 74 का अगर आंसर होगा तो उसमें ऑप्शन नंबर बी जाएगा, रैम का, ठीक है। इन्वॉल्व रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम पेपर एंड ट्रांसलेटिंग the image into the form of that the computer can manipulate it, तो ये जनरली जो काम होता है 75 का अगर आंसर होगा ए होगा,
MICR का। ओके, सॉफ्टवेयर इज विटिन द प्लेटफॉर्म a specific task or process such as the accounting, payroll, mailing list and so on। तो ये सॉफ्टवेयर कौन सा होता है जनरली? तो ये होता है अपना एप्लीकेशन। ओके, 77 की बात करें, एंड्रॉयड देखो जब जनरली लॉन्च हुआ था ना, तो किसके साथ हुआ था? इसको गूगल ने अपने साथ किया हुआ था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट द रिंग टोपोग्राफी? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वन टेराबाइट में जनरली 1024 GB होते हैं, बट इसमें 1024 GB तो है नहीं, लेकिन मोस्ट इसका प्रॉपर आंसर होगा 1000 GB। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 कहता है द डिवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द मॉनिटर और assist the operation of an equipment, machinery और प्लांट। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, IoT डिवाइस। ठीक है, IoT जो IoT होता है इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो अभी ये पैसेज है और इससे 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, 81, 82, 83 एंड 84। तो उसके हम देखते हैं। तो देखिए 81 का मैं आपको बस आंसर बता देता हूँ, आप अब देख लेना, पढ़ लेना इसको, इतना लंबा मैं क्या पढ़ूँगा इसको। ठीक है, तो 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, तो राइट आंसर इसका बी होगा। 83 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 85 से हम आगे बात करते हैं। ठीक है, 84 तक हमारा था वो। ओके, आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग, और स्क्रप्चर जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं स्टैचू से होते हैं, साफ सी बात है, इजी क्वेश्चन था। 86 के बारे में बात करें तो replace the underlined section with the most appropriate options। तो अंडरलाइन जो सेक्शन है उसको इनमें से मोस्ट इसका अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन हो उससे रिप्लेस करना है। इफ़ ही वुड हैव रिसीव इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट, ही वुड हैव रिसीव अ बेटर ग्रेड। ठीक है, तो ये जो है अंडरलाइन पोर्शन है और ये रिप्लेस किससे होगा? 86 का जो राइट आंसर होगा हैड रिसीव से। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड, जो हॉर्न है इसके लिए जो करेक्ट सिनोनिम्स होगा 87 का सी पार्ट होगा। ठीक है, शार्पिन करके। ठीक है, 88 का है जॉइन द फॉलोइंग टू सेंटेंस यूजिंग द प्रॉपर कंजक्शन। जो प्रॉपर कंजक्शन है उसको इन दोनों सेंटेंस को जनरली ज्वाइन करना है। तो इसका जो राइट आंसर 88 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 की बात करें तो जस्ट अ मिनट, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो प्रोपोजिशन है उसको लिखना है। तो आई एम, ठीक है, अफेयर्ड लूजिंग माई जॉब, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी पार्ट। ठीक है, ऑफ। फिल इन द ब्लैंक्स फिर आ चुकी हैं ये, तो इनमें आप जॉन वाज एब्सोल्युटली डैश बैक देन बट द, ठीक है, स्टिंट इन डैश डिड हिम नो को। तो आंसर इसका क्या होगा? 90 का बी पार्ट इसका आंसर होगा, फाइन एंड प्रिजन। ठीक है, आगे चलते हैं।
यार यूनिकॉर्न वो होती है कंपनी जो इसका $1 बिलियन का जो एक टाइप से वेल्थ हो वो हो, तो उसको कहते हैं। ये मैंने बताया हुआ था अपने नोट्स में, ठीक है। विच कंट्री हैज़ द ओवरटेक जापान एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो कौन सी कंपनी ने, सॉरी कौन सी कंट्री को ने जापान को ओवरटेक कर दिया है, तो वो कर दिया है अब जा कर के जापान को ओवरटेक करने वाली जो कंट्री है उसका नाम है जर्मनी। ओके। सिमेट्रिक रिकॉर्ड ऑल, ठीक है, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन completed between the resident of the country and the rest of the world here is known as। तो जनरली देखो इसको बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, हिसाब किताब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो उसी को बीओपी कहते हैं, ठीक है। विच अमोंग द फॉलोइंग कैन नॉट इज कॉल्ड एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। तो यार ये ना एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर ऐसे मेजर जो महंगाई ना बढ़ाएं, तो उनमें क्या हो सकते हैं। 94 का कर देखिए, थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। जैसे रेजिंग द बैंक रेट, अगर बैंक रेट बढ़ा देगी आरबीआई तो ना क्या होगा, जनरली बैंक रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है, तो ये तो नहीं होगा। इसके अलावा रेजिंग द रिजर्व रेशियो और सीआरआर अगर आप आरबीआई बढ़ा दे, ठीक है, तो वो बैंक को उतना पैसा कम अपने पास या फिर आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, दो सिचुएशन होती हैं, ठीक है। तो अगर वो अपने पास रखेगी तो लोन नहीं दे पाएगी, लोन नहीं दे पाएगी तो नई एंटिटीज़ नहीं खुलेंगी, नई एंटिटीज़ नहीं खुलेंगी तो वो प्रोडक्शन नहीं करेंगी, प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी लेकिन प्रोडक्शन नहीं है तो हम सप्लाई नहीं दे पा रहे, तो उससे इन्फ्लेशन आएगा। तो ये सारे मेजर हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ज़्यादातर चांसेस मुझे इसके लग रहे हैं, तो आप देख लेंगे, ठीक है। 95 के बारे में, ओपेक में कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है, ओपेक में जो कंट्री है उसका नाम है, जो मेंबर नहीं है वो अभी राइट नाउ ख़त्म नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिटरेचर हैव बीन द नेम रिसिपेंट 58 जनपीठ अवार्ड। तो 58 जनपीठ अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजार को मिला हुआ है, ठीक है। गुलजार और जगत गुरु को मिला हुआ है, ठीक है, रामभद्राचार्य। ये मैंने वैसे करंट में अपने कराया था जनपीठ अवार्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस रिसर्च, इनका ये कहना है इंडिया 2032 तक वर्ल्ड की जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। सत्य नडेला जो सीईओ है ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। द केस डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहले चलता था, तो उसको कुछ उसमें करप्शन हुआ, चाइना और सऊदी अरब को अपनी रैंकिंग में हेर फेर करने का जिम्मेदार माना गया, तो बंद कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा से डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकाला है वर्ल्ड बैंक ने, ओके। हु हैव बीन द अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, ये मैंने कराया था क्वेश्चन आपको, तो इसका वसंत दत्ते इनका दाते नाम है, ठीक है, इनका नाम है थर्ड जो सदानंद वसंत दाते, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आज का पेपर ये ख़त्म होता है, ये बीबीए बीकॉम का था। अच्छा, कुछ हम इम्पोर्टेंट बात आपसे करना चाह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि देखिए अब जामिया ने अपना थोड़ा सा बीबीए बीकॉम का इस बार का पैटर्न चेंज कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो नेक्स्ट ईयर में, तो आप ना मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं यहाँ पर मास्टर कर रहा हूँ एज वेल एज़ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 3643, ठीक है, 43 है एंड में, वो दोबारा से लिख देता हूँ 8810603643।
जामिया ऐसे थोड़ा सा टफ अप करेगा एग्ज़ाम, तो हमें ना बहुत पहले से प्रिपरेशन लेकर चलना पड़ती है। यू आर ठीक है, अगर आप 12th में हैं या 12th कर चुके हैं और जामिया में लेना चाह रहे हैं एडमिशन, तो आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका आराम आराम से पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके और आप सही से जाके अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें और पहली बार में ही सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें। बाकी आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हम क्लास अपनी ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।